हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ वर्षा। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी एंड आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है? आई होप कि प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी, क्योंकि आपका जो सिलेबस है वो लगभग कंप्लीट हो गया है एंड आपके जो प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस हैं वो भी काफ़ी अच्छे कराए जा रहे हैं, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बस रिवीजन करते रहिए और प्रैक्टिस सेट देखते रहिए, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़रूरी है। रिवीजन नहीं करेंगे तो आप जितना भी आपने पढ़ा है वो भूलते जाएंगे। ओके, तो रिवीजन करिए और प्रैक्टिस सेट्स करिए। तो आज जो है मॉक टेस्ट 3 करा रहे हैं। इससे पहले 2 मॉक टेस्ट हो चुके हैं, उनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप सभी देख सकते हैं। और अगर कोई नया स्टूडेंट है तो वो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे सभी को बेनिफिट हो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या है। वर्तमान में ग्रैंड ट्रंक रोड भारत में कहाँ से कहाँ तक जाती है? तो ग्रैंड ट्रंक रोड की बात हो रही है, ये अमृतसर से कोलकाता जाती है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? तो ये है 82.14%। ठीक है, 2011 की जो जनगणना है उसके मेन पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है 1979 में जॉर्ज विटिंग के साथ उनके कार्बनिक संश्लेषण में महत्वपूर्ण अभिकर्मकों में क्रमशः बोरान और फास्फोरस युक्त यौगिक के उपयोग के विकास के लिए नोबेल पुरस्कार किसने साझा किया था? तो ये बोल रहे हैं कि जब इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था तो इनके साथ में दूसरा और कौन व्यक्ति था जिसको ये पुरस्कार दिया गया था? तो ऑप्शन डी उसका राइट ऑप्शन है कि हर्बर्ट सी ब्राउन भी इनके साथ में थे। जैसे अभी आपके जो नोबेल पुरस्कार हुए हैं उनको भी आप लोग याद ज़रूर कर लीजिएगा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत की डैश एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। तो जब आपने संविधान पढ़ा होगा तो उसमें जो प्रस्तावना है उसमें 3 शब्दों के बारे में बताया गया है, संप्रभुता, एकता और अखंडता। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन 5, निम्नलिखित में से कौन सा राजा हर्षवर्धन के संदर्भ में सही नहीं है? मतलब ये बोल रहे हैं कि 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो राजा हर्षवर्धन के संदर्भ में सही नहीं है? तो हर्षचरित हर्षवर्धन पर रचित एक जीवनी है, तो ये राइट है। हर्षवर्धन के दरबारी कवि हरिशेन थे, तो ये यहाँ पर गलत है। ठीक है, तो जो रॉन्ग ऑप्शन है वो आपको ऑप्शन बी में ही मिल गया, यही आपका राइट है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन 6, मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में डैश प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो जो मध्य अक्षांश है उसके तटीय प्रदेशों में किस तरह के वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय वर्षावन, शीतोष्ण सदाबहार वन, भूमध्य सागरीय वनस्पति या मानसूनी वन? तो मध्य अक्षांश में आपको शीतोष्ण सदाबहार वन पाए जाते हैं। ठीक है, चूना पत्थर, खड़िया और संगमरमर ये किसके विविध रूप हैं? कैल्शियम फास्फोट के, कैल्शियम कार्बोनेट के, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के या कैल्शियम ऑक्साइड के? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो बी है, चूना पत्थर, खड़िया और संगमरमर कैल्शियम कार्बोनेट के विविध रूप हैं। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन 8, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने डैश में लड़कियों के लिए स्कूल की स्थापना की थी? तो कहाँ पर स्कूल की स्थापना की? कोलकाता। देखिए, कोलकाता है और बॉम्बे है, ये 2 इस तरह की जगह हैं। जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं तो जितने भी नई नई चीज़ें हुई हैं वो मोस्टली कोलकाता, बॉम्बे, इन्हीं कुछ लिमिटेड शहर में ही हुई हैं। ओके, क्वेश्चन 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित है? काल बैसाखी, शरद ऋतु की हवाएं। तो अब आप ये सोच रहे होंगे ये काल बैसाखी है क्या? तो ये हवा होती है जो कि शरद ऋतु में चलती है। ठीक है, तो इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित है, तो ये जो ऑप्शन है ये गलत है। काल बैसाखी शरद ऋतु में नहीं चलती। लू गर्म हवा, ठीक है, लू कैसी है? गर्म हवा होती है। आप सभी जानते हैं कि यूपी में क्या होता है, जब मई जून का टाइम होता है तो इतनी ज़्यादा लू चलती है, इतनी गर्म हवाएं होती हैं जो बिल्कुल थपेड़े की तरह गालों पर लगती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी है, ये पूरी तरह से सुमेलित है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन 10, पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता निम्नलिखित में से किसको मिलाकर बनती है? शुद्ध उत्पादकता और उपभोग, प्राथमिक और द्वितीयक उत्पादकता, ऑप्शन सी शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता और सकल प्राथमिक उत्पादकता, या सकल
उत्पादकता और प्राथमिक। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है ये सी है कि प्राथमिक पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता निम्नलिखित में से किसको मिलाकर बनती है, तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को मिलाकर बनती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रीजनिंग एबिलिटी का पार्ट है। क्वेश्चन 11, उस शब्द युग्म का चयन कीजिए जिसके शब्दों के मध्य वही संबंध है जो दिए गए मूल शब्द युग्म के मध्य के शब्दों के मध्य है। जैसे कि बोनेट और कार, तो आप देख रहे होंगे कि जो बोनेट होती है उस बोनेट कहाँ पर होता है बताइए, बोनेट कार के अंदर होता है। ठीक है, कार बड़ी उसके अंदर बोनेट। अब देन वायु हवाई जहाज, तो वायु हवाई जहाज ये अलग हो गया, ये ऑप्शन नहीं होगा। रसोई घर, तो घर के अंदर रसोई होती है। ठीक है, वाहन चालक, वाहन के अंदर चालक होता है, तो ये उल्टा हो गया, यहाँ पर ऑप्शन बी आपका सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो हम देख लेते हैं कि प्रिज्म लिखा हुआ है, क्या लिखा है, प्रिज्म, PRISM। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है NTJSQ। तो आप जब इसको देख रहे हैं कि P में जब हमने +1 किया तो ये Q बन गया। ठीक है, R में जब +1 किया तो S बन गया, I में जब +1 किया तो J बन गया, देन S में +1 किया तो T बन गया, एंड M में +1 किया तो N बन गया, एंड देन ये क्रॉस टाइप में बन रहे हैं। तो जब हम क्लैप को देखते हैं CLAPS, आई होप आपको यहाँ पर अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो क्लैप्स में भी हमें C में +1 करेंगे, C में +1 किया कितना होगा, D होगा। ठीक है, अब ये L है, L में जब हम +1 करेंगे तो कितना होगा, M होगा। A में +1 करेंगे तो B होगा, P में +1 करेंगे तो Q होगा, एंड S में अगर +1 करेंगे तो वो T होगा। तो ये क्या बना देखिए, TQBMD। तो अब ये कौन सा ऑप्शन है, TQBMD वाला ऑप्शन B है। ठीक है, देखिए कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर, B ऑप्शन है। नेक्स्ट देख लेते हैं, आई होप आपको समझ में आया हो क्योंकि इतने रिसोर्सेज नहीं हैं अभी कि आपको अच्छे से समझाया जा सके, फिर भी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, यदि ईस्ट को 180 के रूप में कोडबद्ध किया गया है तो नॉर्थ को 375 के रूप में कोडबद्ध किया गया है, तो उसी कोड भाषा में साउथ को कैसे कोडबद्ध किया जाएगा। तो देखिए ईस्ट अगर लिखा है तो हमने बोला था कि नंबरिंग ज़रूर करना है। तो ईस्ट में जो ई है ये 5 नंबर पर आती है। ठीक है, A 1 नंबर पर आता है, S 19 नंबर पर आता है। ठीक है, T कितने पर आता है, 20 पर। जब आप इनको प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा 45। कितना बन गया, 45। एंड 45 में जब आप 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 180। तो आपने क्या देखा कि इनकी जो नंबरिंग की है उसको हमने जोड़ा और 4 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ईस्ट में कितने लेटर हैं, 4 लेटर हैं, EAST 4 लेटर हैं, तो 4 से मल्टीप्लाई किया। तो ये ईस्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो आप समझ गए। अब हम नॉर्थ में देख लेते हैं कि नॉर्थ को में जो N है वो 14 नंबर है, O है जो 15 नंबर, R 18, T 20 एंड H जो है वो 8 नंबर है। ठीक है, तो इनको जब हम सभी को प्लस करेंगे तो कितना बन जाएगा, 75 बन जाएगा। अब आप देखिए नॉर्थ में कितने लेटर हैं, 5 लेटर हैं, तो हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 375। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट आप समझ गए। बिल्कुल इसी तरह आपको साउथ को कोडबद्ध करना है। तो साउथ को जब कोडबद्ध करेंगे तो ये 19S, O है 15, U कितना है 21। नंबर आपको पता होनी चाहिए कौन सा अल्फ़ाबेट कौन से नंबर का है। ठीक है, T है 20 एंड H है 8। ठीक है, अब इनको जब प्लस करेंगे तो कितना बन जाएगा, 83 बनेगा। अब लेटर कितने हैं इसमें, 5 लेटर हैं। अब मल्टीप्लाई करिए, 5 3 15। ठीक है, कैरी 1, 5 8 40 और 1 41। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 415। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, एक मिनट, यहाँ पर सी ऑप्शन है। 14 क्वेश्चन है कि किसी कूट भाषा में फ्लैग को KQFL लिखा है तो उसी कूट भाषा में ट्रक को कैसे क्रमबद्ध करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फ्लैग से जब हम K की तरफ जा रहे हैं तो +5 कर रहे हैं। कितना कर रहे हैं, +5 कर रहे हैं। L से जब हम 5 प्लस करते हैं तो Q आता है, A से जब 5 प्लस करते हैं तो F आता है। तो यहाँ पर मेन जो मेथड है वो +5 का है। आपको T में जब
+5 करेंगे तो वो कितना आएगा, y आएगा। r में जब +5 करेंगे तो वो w आएगा, u में +5 करेंगे तो z आएगा, c में +5 करेंगे तो h आएगा, सॉरी कितना आएगा, h, एंड k में जब +5 करेंगे तो वो p आ जाएगा। ठीक है, तो कितना बना, y w z h p, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। क्वेश्चन 15 है कि निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 शब्द किसी प्रकार से एक समान है और एक शब्द असमान है। असमान शब्द का चयन करना है। तो आपने देखा है कि जब 4 शब्द कौन से हैं, मूल्यवान, बड़ा, महंगा, कीमती। तो मूल्यवान, महंगा, कीमती ये किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी, मतलब रुपए वगैरह के उसमें होता है ना कि ये चीज़ बहुत महंगी है, बहुत मूल्यवान है, बहुत कीमती है। बट बड़ा ये जो है शब्द ये असमान है, बिल्कुल अलग है। ठीक है, और ये तीनों शब्द जो है वो समानांतर हैं एक दूसरे के। 15 क्वेश्चन आपके हो गए हैं। देन आगे बढ़ते हैं 16 क्वेश्चन। निम्नलिखित श्रृंखला में से प्रश्न चिन्ह की जगह आने वाली संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो 45, 47, 53, 65, 85। अब जो राइट ऑप्शन है इसका कितना है, 115 है। ओके, इसमें देख लेते हैं 17 में PWF QTK RQP SNU TKZ में के बाद में जो क्वेश्चन मार्क है वहाँ पर कौन से अल्फ़ाबेट आएंगे। तो यहाँ पे देखिए PQRSTU। ठीक है, बिल्कुल भी कोई गैपिंग नहीं है, सभी में PQ पहला लेटर सभी में सेम है। अब W और T को देखो, इसमें क्या है, W में जब हमने -3 किया, कितना किया, -3 किया, तब T बन गया। T में जब -3 किया तो Q बन गया। Q में जब -3 किया तो N बना। N में जब -3 किया तो K बना। अब हम K में जब -3 करेंगे तो कौन सा लेटर बनेगा, कौन सा अल्फ़ाबेट बनेगा, H बनेगा। ओके, इतना समझ गए होंगे। अब देखिए F में जब हम +5 करेंगे, क्या करेंगे, +5 करेंगे, तब क्या बन रहा है, K बन रहा है। ओके, एंड जब हम K में +5 करेंगे तो P बना, P में +5 करेंगे तो U बना, U में +5 करेंगे तो Z बनेगा। और Z में जब +5 करेंगे तो अब कुछ बच्चे ये बोलेंगे कि Z में +5 कहाँ करेंगे, क्योंकि Z लास्ट अल्फ़ाबेट है। बट ऐसा नहीं है, Z में जब हम फिर से +5 करेंगे तो A से कंटिन्यू हो जाएगा, वो हो जाएगा E। ठीक है, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो गया, UHE, ऑप्शन बी जो है वो राइट ऑप्शन है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन 18। निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में आने वाली अगली आकृति का चयन करें। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह की जगह आ सकती है। तो यहाँ पर देखिए 6 का 8 में पहले मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा, 6 8 जा 48। अब जब हम इसमें -8 करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। ओके, इसी तरह 21 में जब हम 25 का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसमें 25 माइनस करेंगे तो 500 आ जाएगा। ठीक है, अब 14 7 जा कितना होता है, 14 7 जा 98 होता है। यहाँ पर देख लीजिए फिर से कितना होगा, 98। अब इसमें 7 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा, 91 हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। स्टेन उत्तर दिशा की ओर चलना शुरू करता है। 70 मीटर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ जाता है। तो उत्तर दिशा कौन सी दिशा हो गई भाई, ये हो गई उत्तर दिशा। कितना चला, 70 मीटर। ये थोड़ा सा इधर बना लेते हैं, यहाँ पर बना लेते हैं, आपको शायद दिखाई दे। 70 मीटर चला स्टेन। ठीक है, अब वो अपनी बाईं ओर मुड़ गया। बाईं ओर मुड़ा, कितना चला, 35। ओके, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। फिर दोबारा वो बाईं ओर मुड़ा और कितना चला, 30 मीटर चला। फिर से वह बाईं ओर मुड़ता है और 35 मीटर की दूरी तय करता है। ठीक है, कितना चलता है, 35 मीटर। तो ये बिल्कुल पहली वाली जो लाइन है वहीं पर आ जाता है। ये 35 चला और पहली वाली लाइन के पास में आ गया, वहीं पर आ गया। अब ये बताना है कि ये जो प्रारंभिक दूरी है इससे वह कितनी दूर और किस दिशा में है। तो ये दिशा तो आपको पहले ही पता है, ये कौन सी दिशा है, जहाँ हम पहले चले थे उत्तर दिशा है, बट कितनी दूरी पर है। तो आप देखिए ये जो 30 मीटर यहाँ पर लिखा हुआ है, इतनी ही दूरी तो ये हो गई। ठीक है, अब ये बची दूरी, तो 70 में से जब हम 30 को माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा, 40, यानी कि ये 40 मीटर दूर उत्तर दिशा में है। अब ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में देखिए ये है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही है, 40 मीटर उत्तर दिशा में। ठीक है, जैसे जैसे हमने बोला है, आप भी अपने पेन के
माध्यम से घर पर बनाने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन 21 देख लेते हैं। मंजू ने सुषमा को अपनी सहेली से मिलवाया, इनके पिता के इकलौते बेटे, तो सुषमा है जैसे कि सुषमा के पिता के इकलौते बेटे, तो ये जो बेटा है ये सुषमा का कौन हो गया, भाई हो गया, क्योंकि भाई सुषमा के पिता और उनके इकलौते बेटे जो हैं वो क्या हो गए, आपस में भाई बहन हो गए। बेटे की जो पत्नी है वह सास है, किसकी सास है, मंजू की सास है, तो ये बेटा कौन हो गया, मंजू का ससुर हो गया। अब ये पूछ रहे हैं कि मेरी सास है मंजू का पति, तो मंजू का जो पति होगा वो इनका भी तो बेटा होगा, ठीक है, और इनका भी बेटा होगा, तो ये सुषमा का कौन हो गया, भतीजा, भाई का लड़का कौन हो गया, भतीजा हो गया, और ये जो इकलौता बेटा था ये सुषमा का पति था, तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही है। ओके, नेक्स्ट है, वेन आरेख का चयन करें और निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सबसे अच्छा दर्शाता है। फूल, गुलाब, पीला, तो देखिए फूल कैसा है, गुलाब है, ठीक है, और ये पीला, ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें, यह मानते हुए कि कथन में दी गई जानकारी सही है, भले ही ये सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो। निर्णय करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष तर्कसंगत रूप से इन कथनों का अनुसरण करता है। ठीक है, सभी लड़कियां जड़ें हैं, सभी जो लड़कियां हैं ये क्या हैं, जड़ें हैं, सभी फल जड़ें हैं, तो सभी जो फल हैं वो भी जड़ें हैं, कोई भी लकड़ी फल नहीं है। ठीक है, तो इन्होंने ये भी यहाँ पर मेंशन कर दिया है कि कोई भी लकड़ी फल नहीं है। तो ऑप्शन ए देखिए, कुल जड़ें फल हैं, तो ये वाला सही हो गया, और सभी लड़के लड़कियां हैं ये वाला गलत हो गया। तो यहाँ पर जो ऑप्शन एक का अनुसरण कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है 24, मित्रों का एक समूह ABCDE एक पंक्ति में बैठे हैं, DB के बिल्कुल दाएं ओर बैठा है। तो पहले हम बना लेंगे पंक्ति, इसमें कर लेते हैं कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 लाइंस कर लीजिए आप। D जो है वो B के बिल्कुल दाएं ओर बैठा है, तो B के दाएं ओर कौन बैठा है, D, तो हम B को कहाँ बिठा लें, यहाँ बिठा लेते हैं भाई। अब बिल्कुल दाएं ओर D बैठ गया। C E के बिल्कुल बाएं ओर बैठा है, E के बाएं ओर कौन बैठा है, E के बिल्कुल बाएं बैठा है C, तो E के बिल्कुल बाएं बिठा दिया C को। यदि A दोनों में से किसी भी छोर पर नहीं बैठा है, तो ये पहले ही इन्होंने बोल दिया कि A जो है वो कहीं भी साइड में नहीं बैठा, तो A को हमने बिठाला यहाँ पर। अब ये पूछ रहे हैं कि इन दोनों क्रम के दोनों छोरों पर कौन बैठे हैं, तो कौन बैठा है भाई, C और D छोरे बैठे हुए हैं, ऑप्शन डी यहाँ पर C सही हो गया। नेक्स्ट है 25, नीचे दी गई आकृति के कागज़ को मोड़ने के क्रम और मुड़े हुए कागज़ को काटने का ढंग दर्शाया गया। देखिए ये क्वेश्चंस अगर आपको अच्छे से करना आता हो तो आप इसको करिएगा, अदरवाइज इसको छोड़ दीजिएगा क्योंकि माइनस मार्किंग है। ओके, नेक्स्ट है 26, उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित घुमाने की अनुमति नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको छोड़ना मत, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन बी सही है। थोड़ा सा आप देखेंगे, जब PDF मिलेगी तो और अच्छे से समझ जाएंगे। इसकी भी प्रैक्टिस करिएगा। एक ऊर्ध्वाधर दर्पण को दिए गए अक्षर समूह के दाईं ओर रखे जाने पर अक्षर समूह के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करेंगे, तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा। थोड़ा सा खुद भी बनाने की कोशिश करिए कि ऐसे बनेगा, फिर बी कैसे बनेगा। ठीक है, थोड़ा सा शीशे के सामने इसको रखिएगा, फिर प्रैक्टिस करना। ओके, 27 क्वेश्चंस हो गए हैं। 28 देख लेते हैं। पासे की जानकारी, इसके 1-2 क्लासेस आप रीजनिंग के ले लीजिएगा, क्योंकि मुझे भी पासे की जो क्वेश्चंस हैं वो नहीं आते हैं, तो हम इसका बस राइट ऑप्शन आपको बता दे रहे हैं, ऑप्शन बी है इसका। अब देख लेते हैं 29, उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द व्यवस्था को उस क्रम में इंगित करता है जिसमें वे किसी अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई पड़ते हैं। तो आपको पता है, देखिए सभी में IN सेम है। अब है G, 3 वर्ड आपको दिख रहे होंगे, एक तो G दिख रहा है, एक H दिख रहा है और एक J दिख रहा है। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं पहले क्या आता है। अगर आप देखेंगे तो पहले आता है G, ठीक है, यानी कि सभी में 3 पहले होगा। अब फिर आता है H की 3 स्पेलिंग्स हैं और लास्ट में क्या आएगा, J आएगा।
तो ये देख लीजिए कि लास्ट में 2 किस में मिल रहा है, तो ये सिर्फ ऑप्शन बी में है 2। अगर आपको और भी देखना है तो ऐसे समझ लीजिए कि एच सभी में है, तो एच के बाद में यहाँ पर 1 आएगा क्योंकि ए लिखा है एच के बाद, फिर ई वाला आएगा 5 क्योंकि एच के बाद में ई लिखा हुआ है, फिर आएगा आपका ओ, तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है, 3 1 5 4 2 बन गया यहाँ पर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दिए गए शब्दों का तार्किक अनुक्रम होगा। तो आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर देखिए कोई भी ऐसा नहीं है जो बड़े से शुरू हो रहा है। तो पहले क्या होता है, स्वर्ण मंदिर होता है, 6 हो गया। स्वर्ण मंदिर कहाँ है, अमृतसर में। अमृतसर कहाँ है, पंजाब में। पंजाब कहाँ है, भारत में। भारत कहाँ है, एशिया में। और एशिया कहाँ है, विश्व में। ठीक है, तो ये आपके बन गए 3 2 1 4 5 3 ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट आईसीटी के क्वेश्चंस हैं, इनको देख लेते हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर में F11 का उपयोग क्या है। तो ये है पूर्ण स्क्रीन चालू करना। ओके, टॉगल फुल स्क्रीन। नेक्स्ट है VoIP की फुल फॉर्म आपको बतानी है, तो वो होती है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। HLL स्टैंड फॉर इन कंप्यूटिंग हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, रीजनिंग में ही जितना ज़्यादा टाइम जाता है उसके बाद की जो क्वेश्चंस होते हैं वो इजीली हो जाते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में कौन सा फंक्शन प्रिंट प्रीव्यू विंडो प्रदर्शित करता है। तो इसके लिए राइट ऑप्शन है डी, कंट्रोल F2। निम्नलिखित में से किसने 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया। फादर ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब बोला जाता है टिम बर्नर्स ली को। ठीक है, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है 36, निम्नलिखित में से किस में डेटा स्ट्रक्चर का एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो डेटा का जो स्ट्रक्चर होता है वो प्रोग्राम डिज़ाइनिंग में काम आता है। ठीक है, इनपुट डिवाइस, हार्डवेयर, लॉजिक गेट्स, इसमें इनका यूज़ नहीं होता है। एलिमिनेट करके भी आप जो राइट ऑप्शन है उस तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, अनाधिकृत उपयोग से नेटवर्क की रक्षा करने के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल को अवरुद्ध करता है। ये कौन करता है, फायरवॉल करता है। इन सभी को अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो क्लास देख लीजिएगा। दिसंबर 2019 में सुर्खियों में रहने वाला स्टैंडहॉग क्या है। तो ये एक एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का मॉलवेयर है। ठीक है, 101 को द्विपदी परिवर्तित करेंगे तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 40, डेटा प्रकार और उसके बीच के रिश्तों को परिभाषित करता है। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, कंप्यूटर का वह प्रोग्राम जो असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में रूपांतरित करता है, असेंबलर होता है। ये भी सारे टर्म आपको अच्छे से समझाए गए हैं। कितने गीगाबाइट में 1 पेटाबाइट के बराबर होता है। तो 1024 में मल्टीप्लाई 1024। ठीक है, ALU कंप्यूटर का एक हिस्सा है। ALU किसका भाग है भाई, प्रोसेसर का। ठीक है, सभी जानते हैं जो CPU है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, उसी के अंदर तो ALU पाया जाता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ओके, पहला इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एड कंप्यूटर, पहला प्रोग्रामेबल जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर निम्नलिखित में से किस देश में विकसित किया गया था। तो ये किया गया था विकसित संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। ओके, नेक्स्ट है 45 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्ट कॉपी डिवाइस नहीं है। तो सॉफ्ट कॉपी का मतलब क्या होता है कि आप उसको देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। ओके, जैसे मॉनिटर में अगर आपको कोई चीज़ दिख रहा, कोई डॉक्यूमेंट दिख रहा है तो वो सॉफ्ट कॉपी है। ठीक है, जब आप उसको प्रिंट आउट करके अपने हाथों में रख लेते हैं, देख लेते हैं, छू लेते हैं, तो वो हार्ड कॉपी हो जाती है। जब आपको किसी भी डॉक्यूमेंट को जो आपको मॉनिटर पर दिख रहा है उसका प्रिंट निकाल कर बाहर ले आते हैं तो वो हार्ड कॉपी हो जाती है। ठीक है, तो आप समझ गए कि सॉफ्ट कॉपी क्या होती है, हार्ड कॉपी क्या होती है। तो मॉनिटर वाला जो डॉक्यूमेंट है वो सॉफ्ट कॉपी हो गया। प्रोजेक्टर से जो आपको स्क्रीन दिख रही है वो भी सॉफ्ट कॉपी हो गई। स्पीकर से जो साउंड सुनाई दे रहे हैं वो भी सॉफ्ट कॉपी हो गई। ओके, लेकिन प्लॉटर से निकले, प्लॉटर भाई प्रिंटर का ही तो एक रूप होता है, प्लॉटर से निकले जो बैनर होते हैं बड़े बड़े वो हार्ड कॉपी होते हैं, तो ये डिवाइस नहीं है। ओके, व्हाट इफ एनालिसिस कमांड MS एक्सेल 2007 में मेनू बार खंड के अंतर्गत उपलब्ध था। किसके, डेटा। ठीक है, डेटा में। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक उदाहरण है। क्या है एक उदाहरण, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, सभी को पता है भाई, ये इतना तो पता ही होगा
कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से हैं, ये ज़रूर अच्छे से याद कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा BIOS का सही रूप है, तो इसमें फुल फॉर्म पूछिए। सभी को पता है कि नहीं, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। कंट्रोल शिफ्ट और ALT ये कौन सी कीज़ कहलाती हैं, भी क्वेश्चन कराया है, मॉडिफायर कीज़ होती हैं। अब देख लेते हैं परिवर्ती डेटा को स्टोर करने के लिए इनमें से किस मेमोरी का उपयोग होता है, EPROM का। ठीक है, नेक्स्ट है नॉलेज ऑफ पॉक्सो। बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 में आयोग परिभाषित है। देखिए जितने भी हम लोगों ने अभी एक्ट किए हैं उनमें ये जो परिभाषाएं हैं ये किस में परिभाषित है, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा पूछी गई हैं। तो ये इसके क्लॉज ज़रूर याद कर लीजिएगा, ये हमने नहीं कराए हैं, लेकिन आपको जो PDF प्रोवाइड कराए गए हैं ओरिजिनल एक्ट के उनमें ये लिखी होंगी, तो इनके नोट्स आप लोग बना लीजिएगा। बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 किस धारा के अंतर्गत निःशक्त बालक परिभाषित किए गए हैं। देखिए अभी हम यही बात कर रहे थे, इसमें भी A ऑप्शन सही है। सेक्शन 2EE में सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू किया गया था, ये शुरू किया गया था 2001 में। कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना केंद्र सरकार द्वारा कब पेश की गई, 2004 में। शिशु मृत्यु दर में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई, कहाँ की गई, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में। बाल श्रम प्रतिषेध और विनियमन अधिनियम 1986 में परिभाषित बालक से क्या अभिप्राय है, किस वर्ग का, जिसने 14 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं किया है वह बालक की श्रेणी में आते हैं। ओके, नेक्स्ट है अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 की धारा 2B में क्या परिभाषित है, सुधार संस्था। ठीक है, ऑप्शन C। तो ये जो परिभाषाएं हैं उनको अच्छे से देख लीजिएगा आप सभी। लैंगिक अपराधों में बालकों की संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत किस धारा में लैंगिक उत्पीड़न को परिभाषित किया गया है। इसमें देखिए अधिकतर क्वेश्चंस जो हैं वो आपके परिभाषा से ही लिए गए हैं। सेक्शन 11 जो है वो लैंगिक उत्पीड़न को परिभाषित करती है। बिल्कुल, जब गजट आप देखेंगे तो पहला ही पेज है जो परिभाषाओं से ही संबंधित है। ओके, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की धारा 13 के अंतर्गत व्यादेश कौन जारी करता है, जो आदेश है वो कौन जारी करता है, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट। ओके, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, ये है केरल, ऑप्शन C। 60 क्वेश्चंस आपके हो गए हैं, अभी 60 और बाकी हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत कौन सी अधिकार बच्चों को प्राप्त हैं, तो हमने बताया था कई बार कि मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और जो आपके मौलिक कर्तव्य हैं ये तीनों ही आपको अच्छे से याद होने चाहिए। तो ये तीनों ही ऑप्शन A, B, C सारे ही हैं जो संविधान के अंतर्गत बच्चों के अधिकारों के बारे में बात की गई है, तो यहाँ पर ऑप्शन D सही है। ओके, नेक्स्ट है 62। वार्डन ये कैसे सुनिश्चित कर सकता है कि छात्र छात्रावास की संपत्ति और उसकी सुविधाओं का सम्मान करें। छात्रों की इच्छा अनुसार छात्रावास के बुनियादी ढांचे को संशोधित करने की अनुमति देना, छात्रावास की संपत्ति को किसी भी मामूली क्षति के लिए छात्रों को दंडित करना तो दंडित नहीं करना है, छात्रों को उनके कारण होने वाले किसी भी नुकसान की रिपोर्ट करने में हतोत्साहित करना, छात्रावास संपत्ति के सम्मान के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करना। तो कुछ भी कोई भी बात है तो उसके प्रति हमें बच्चों को जागरूक करना है, ठीक है, कि क्या सही है क्या गलत है। तो यहाँ पर ऑप्शन D सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 63। यदि छात्रावास वार्डन को छात्रों के बीच गुटबाजी की सूचना मिलती है तो उसे क्या करना चाहिए। तो आपने देखा होगा ना कि बच्चे जो हैं ग्रुप्स बना लेते हैं, फिर एक ग्रुप दूसरे ग्रुप्स को नीचा दिखाता है, रैगिंग करता है। तो इस तरह की जो चीज़ें अगर पता चलती हैं तो क्या करना है, सूचना को नज़रअंदाज कर देंगे, नहीं भाई, छात्रों से यथा स्थिति की जानकारी लेना चाहिए, बिल्कुल, निष्पक्ष जांच कर उचित कार्यवाही करना चाहिए, जी हाँ, सूचना देने वाले छात्र पर ही कार्यवाही कर देंगे, फिर सूचना कहाँ से मिलेगी। तो यहाँ पर ऑप्शन B और C ये दोनों ही सही हैं, ठीक है, ऑप्शन B यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है 64। छात्रावास में स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण बनाए रखने के क्या फ़ायदे नहीं हैं, पूछा है। नहीं है, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि देखना कि क्या है, पूछा है क्या नहीं है। छात्रावास के विद्यार्थी स्वस्थ व निरोग होंगे, बिल्कुल होंगे भाई। इससे छात्रावास में स्वच्छ वातावरण का विकास होगा। इसमें छात्रावास प्रबंधन के अतिरिक्त आर्थिक दबाव बढ़ता है। विद्यार्थियों में स्वच्छ जीवन शैली का विकास होगा। तो नहीं है पूछा है, यानी कि जो गलत है वही आपको चुनना है, ऑप्शन C यहाँ पर
65 है, छात्रावासों में कमरे के आवंटन को किसके आदेश पर विशेष परिस्थितियों में बदला जा सकता है? तो वार्डन के आदेश पर। ठीक है। छात्रों की गतिविधियां कौन से रजिस्टर में दर्ज होती हैं? तो ये है मूवमेंट रजिस्टर। ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक कमरे की जांच होनी चाहिए सप्ताह में 2 बार, प्रतिदिन 2 बार, प्रतिदिन 1 बार, प्रतिदिन 3 बार। तो प्रतिदिन 1 बार जांच होनी चाहिए। ठीक है। छात्र की उपस्थिति और छात्रावास में होने वाले किसी भी घटना का मूल्यांकन करने को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं रिकॉर्ड रखना। भाई आप उनका मूल्यांकन करेंगे तभी तो उनका रिकॉर्ड रखेंगे, है ना। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। आप छात्रावास निवासियों के बीच समुदाय की भावना को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं? छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करके, विभिन्न संस्कृतियों के छात्रों के मध्य बातचीत प्रतिबंधित करके, समूह गतिविधियां और कार्यक्रमों का आयोजन करके, सभी छात्रों के लिए अलग अलग अध्ययन घंटे निर्धारित करके। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही है। जो भी मेरी क्लासेस कंटिन्यू देख रहा होगा उनको ये क्वेश्चंस बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन 17। चिकित्सीय आपात स्थिति के मामले में वार्डन को क्या करना चाहिए? छात्र को तुरंत नज़दीकी अस्पताल ले जाना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल। छात्र के परिवार के आने और स्थिति को संभलने की प्रतीक्षा करें। हो सकता है बच्चे की हालत और ज़्यादा बिगड़ जाए, तो ऐसा तो नहीं करना है। बुनियादी प्राथमिक चिकित्सा देने के बाद में स्थिति को नज़रअंदाज करना चाहिए, तो ये भी नहीं करना है। किसी भी कार्यवाही करने से पहले अन्य छात्रों से परामर्श लेंगे। तो भाई छात्रों से क्या परामर्श लेना होगा? ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। ठीक है। और ये वही क्वेश्चन आ गया जो अभी हमने ऊपर किया था कि हर कमरे की जांच वार्डन द्वारा कब कब होनी चाहिए? दिन में 1 बार होनी चाहिए। 72 है, छात्रावास प्रबंधन समिति की बैठकों का अंतराल क्या होता है? यहाँ पर ऑप्शन 1 माह। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। छात्रावास प्रबंधन में लगे हुए कर्मचारी किस एक्ट में अपराधी ना पाए गए हैं? तो जैसे आपने देखा होगा कि कोई भी गवर्नमेंट जॉब जब लगती है तो आपके जो नज़दीकी पुलिस स्टेशन होगा, किसी की भी लगेगी, लड़के की लगेगी, लड़की की लगेगी, तो आपका जो नज़दीकी पुलिस स्टेशन होगा वहाँ पर वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स आते हैं कि आपके खिलाफ़ कोई मुकदमा तो दर्ज नहीं है, आप किसी भी अपराध में शामिल तो नहीं हैं। फिर जब वहाँ से क्लैरिफिकेशन मिल जाता है, ओके, वहाँ से क्लैरिफिकेशन मिलने के बाद ही आपकी जो प्रोसेसिंग है वो अच्छे से स्टार्ट होती है। तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि आपके खिलाफ़ कोई भी कंप्लेंट, कोई भी मुकदमा नहीं होना चाहिए। जब तक कि आपकी जॉब ना लग जाए, आपको किसी भी इस तरह के जो झगड़े फसाद हैं उनसे थोड़ा दूर ही रहिएगा। ओके, 73 जो हम पढ़ रहे थे उसमें देख लीजिए, ऑप्शन डी सही है कि कोई भी कंप्लेंट नहीं होनी चाहिए, ना पॉक्सो एक्ट, ना चाइल्ड लेबर के अंतर्गत, ना ही आपका जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 और बाल श्रम निषेध अधिनियम 1986 के अंतर्गत। मतलब कोई भी कैसा भी दंड हो, किसी भी अपराध में आप संलिप्त नहीं पाए जाने चाहिए। नेक्स्ट है 74, छात्रावास स्टाफ में निम्न में से कौन सम्मिलित है? वार्डन, सुरक्षा गार्ड, काउंसलर या उपयुक्त सभी? तो ये भाई सभी होते हैं। किसी छात्रावास में किसी अतिथि को अधिकतम कितने दिन ठहरने की अनुमति होती है? 14 दिन। अधिकतम पूछा है ना, 14 दिन, न्यूनतम 7 दिन। ठीक है, याद रखिएगा ये दोनों ही पॉइंट। छात्रावास के ऑफिस इंचार्ज के कार्यों में शामिल हैं क्या क्या शामिल हैं? अपने अधीनस्थ कर्मचारियों का सुपरविज़न, अपने अधीनस्थ कर्मचारियों की उपस्थिति पत्रक, छात्रावास के सभी वार्डन के संपर्क में रहना या उपयुक्त सभी? तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही है, उपयुक्त सभी। ओके, नेक्स्ट है, छात्र रिकॉर्ड प्रबंधन प्रणाली से क्या लाभ होते हैं? छात्रों में डेटा को ट्रैक करने में, उन्नत प्रशासन, सुव्यवस्थित समय सारणी प्रबंधन या उपयुक्त सभी? तो इसके लिए भी ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है 78, संगठनात्मक संरचना में शामिल होता है कार्य का विभाजन, दायित्वों का आवंटन, रिपोर्टिंग संबंध स्थापित करना या उपयुक्त सभी? तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। यदि आप हॉस्टल के वार्डन हैं तो आप निम्न में से किसका ध्यान रखेंगे? सफाई, हाइजीन, गुणवत्ता या सभी? तो सभी का ध्यान रखेंगे भाई, ऐसा तो है नहीं कि हाइजीन का ध्यान रखेंगे। सफाई रखेंगे तो हाइजीन अपने आप हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 18, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय EMRS छात्रावास वार्डन की प्रमुख जिम्मेदारियां क्या हैं? छात्रावास प्रशासन, छात्र पर्यवेक्षण, शैक्षणिक सहायता। तो ये सभी ही जो हैं वो जिम्मेदारी हैं हॉस्टल वार्डन की। 81 है, पॉक्सो अधिनियम 2012 बच्चे अपराधी और विशेष शिक्षक सहित विभिन्न भूमिकाओं को परिभाषित करता है। अधिनियम में विशेष शिक्षक का मतलब क्या है?
तो ऑप्शन डी है इसका राइट ऑप्शन कि मुकदमे के दौरान बाल पीड़ितों को शिक्षा प्रदान करने के लिए नियुक्त एक व्यक्ति। ओके। छात्रावास वार्डन की चयन किसके द्वारा की जाती है? तो इसका चयन किसके द्वारा है? आपकी वैकेंसी किसके द्वारा निकाली गई है? अभी जो केस हुआ था उसके माध्यम से आप सभी को पता चला होगा कि केंद्र सरकार के द्वारा ये वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है। नेक्स्ट है 83, छात्रावास अधीक्षक द्वारा मैश का भौतिक प्रमाणन कब कराया जाता है? वर्ष की समाप्ति पर, प्रति 2 वर्ष पर, प्रत्येक सेमेस्टर की शुरुआत पर, सेमेस्टर परीक्षा की समाप्ति पर। तो मैथ्स का भौतिक प्रमाणन कब करेंगे? जब नए बच्चे आएंगे, दूसरा आपका पहला सेमेस्टर स्टार्ट होगा। ठीक है, तो आप अच्छे से साफ़ सफाई करके सारी चीज़ें अच्छे से मैनेज करेंगे, तो प्रत्येक सेमेस्टर की शुरुआत पर जो मैथ्स का भौतिक प्रमाणन है वो कराया जाना चाहिए। छात्रावास में प्रबंधन के लिए कितनी समितियाँ गठित की जाती हैं? तो ये समितियाँ गठित की जाती हैं 4। ठीक है, कितनी समितियां हैं? 4 समितियां हैं। कौन कौन सी हैं? हॉस्टल कमेटी, मैस कमेटी, अधीक्षक कमेटी और छात्रावास छात्र समिति। ओके। सीनियर वार्डन की नियुक्ति कितने समय के लिए की जाती है? तो 1 वर्ष के लिए। नेक्स्ट है छात्रावास में प्रयुक्त सामग्रियों में शामिल होते हैं बच्चे कच्चे माल, स्टोर, स्पेयर और तैयार माल। तो ये सभी शामिल होते हैं। ठीक है, आलू कच्चा आएगा, उसको स्टोर करेंगे, फिर उसका बनाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन अनाज से आहार फाइबर सामग्री को कम करता है? तो मिश्रण, अगर आप कुछ मिला देंगे तो वो कम हो जाएगी उसकी पौष्टिकता। ठीक है। छात्रावास वार्डन द्वारा बच्चों में स्वच्छता की आदत कैसे विकसित की जाएगी? विद्यार्थियों को लघु फिल्म दिखाकर, विद्यार्थियों को स्वच्छता पर पुरस्कृत कर, स्वच्छता पर संगोष्ठी आयोजित कर, या ऑप्शन डी? तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही है कि विद्यार्थियों से स्वच्छता का नियमित अभ्यास कराकर। जब वो करेंगे प्रैक्टिकली तब आप उनको पता चलेगा। ठीक है। 89 है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य छात्रावास वार्डन का नहीं है? पूछा है। तो छात्रावास की सुरक्षा हॉस्टल वार्डन करता है, छात्रावास को चलाता है। ठीक है, छात्र को पढ़ाने के लिए, पढ़ने के लिए भी कहेंगे, हॉस्टल में भी कुछ टाइम डिसाइड होता है जब बच्चों को पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी है, ऐसा कोई भी ऑप्शन इसमें नहीं है। ठीक है। आप एक हॉस्टल वार्डन हैं, स्टूडेंट को किसी भी व्यक्तिगत तकनीकी और भावात्मक हेल्प का समाधान करने के लिए आप क्या करेंगे? आप उसको मेंटोर करेंगे, उसको गाइडेंस देंगे। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। अब आते हैं लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट पर। घी के दिए जलाना, जब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, है ना, दीपावली पर जब राम भगवान घर वापस आए थे तब खुशी हुई थी, तब घी के दिए जलाए गए थे। ऑप्शन बी। हमें यथाशक्ति, यथाशक्ति, तो यथा क्या है? अवयव है। तो जितने भी अवयव वाले शब्द होते हैं वो कौन से समास में आते हैं? अवयवी भाव समास में। अतियुक्ति शब्द, जहाँ पर आधे अक्षर के बाद में पूरा या पूरा वाह हो तो उसको यड़ संधि बोलते हैं। जो कठिनाई से मिलता है, तो वो जो कठिनाई से मिलता है उसको क्या बोलते हैं? दुर्लभ। जनार्दन किसका पर्यायवाची है? विष्णु का। ठीक है। गुणवाचक विशेषण के कितने भेद हैं? मतलब विशेषण के भेद तो पता ही हो, उनके भेद के भी भेद आपको पता हो भाई। यहाँ पर 7 है। क्वेश्चन से इतने ज़्यादा डीप नहीं पूछेंगे। निम्न में से संज्ञा क्या है? संज्ञा क्या होती है? नाम होते हैं। तो गंगा क्या है? नाम है नदी का। ठीक है। उदार का विलोम बताना है अनुदार। ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। 99 देख लेते हैं। किन शब्दों से वचन की पहचान नहीं होती है? तो देखिए, संज्ञा, क्रिया और विशेषण, ये क्या है? आपके विकारी शब्द होते हैं, इनके माध्यम से लिंग और वचन की पहचान होती है। बट क्रिया विशेषण ये अविकारी शब्द है, इसके माध्यम से वचन की पहचान नहीं होती है। ठीक है। अशुद्ध वाक्य का चयन करना है, तो यहाँ पर अशुद्ध वाक्य जो है वो माता पिता पूजनीय है, क्योंकि पूजनीय शब्द जो है वो गलत लिखा हुआ है। कीप योर शर्ट ऑन, यहाँ पर एप्रोप्रिएट मीनिंग बतानी है गिवन इडियम की। तो आपको पता है, थोड़ा इतना आइडिया माइंड में रखिएगा कि शर्ट ओपन करके जो लोग चलते हैं उनको क्या बोलते हैं कि हाँ भाई ये बहुत कूल लग रहे हैं, बट ऐसा होता नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए, टू रिमेन कूल। ठीक है, गुस्सा ना करना, इसका मतलब क्या हो गया? गुस्सा ना करना। सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट मीनिंग गिवन इडियम। लीड समवन बाय द नोज, मतलब कि किसी को अपने ऊपर हावी होने देना, किसी पर हावी होना, सॉरी अपने ऊपर नहीं, किसी पर हावी होना, उसे सुई की नोक पर चलाना, नाक पर चलाना, मतलब टू डोमिनेट समवन। ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। ओके। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो इरेसिस्टिबल इम्पल्स टू स्टील, इसका जो राइट ऑप्शन है वो सी है। इसका मतलब होता है चोरी करने की बीमारी। ओके।
सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो रॉबरी में डबल बी होता है, यहाँ पर डबल बी। रेस्टोरेंट में ई की जगह पर ए होगा, मीज़र में जेड की जगह पर एस होगा, तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। इसका मतलब होता है अवकाश या खाली समय, ठीक है। हेल, एप्रोप्रिएट एंटोनियम बताना है। एल मीन्स क्या होता है, समवन एलिंग मी, मतलब बहुत ज़्यादा चिल्लाना, गुस्सा करना। साउट, स्क्रीम, श्रीक, ये सिनोनिम्स हैं ये तीनों ही, इनका मतलब भी गुस्सा करना होता है। विस्पर मीन्स होता है फुसफुसाना, ठीक है। तो एंटोनियम इसका है विस्पर। इंसेंट मीन्स लगातार, और परसिस्टेंस मीन्स भी लगातार, ओके। नेक्स्ट है पैसिव बताना है। दे कंसीडर्ड इट एन इम्प्रेसिव बिल्डिंग, तो आपको बताया था कि जो आपके पास्ट इंडेफिनिट का, ये जो पास्ट इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस है, इसको हमें पास्ट में ही कन्वर्ट करना है। तो इज़ वाला और ये कैन, ये बिल्कुल वहीं से हट गए। अब ये वाज वाले दो बचे हैं। तो इसमें देखिए जो वर्ब होती है उसकी थर्ड फॉर्म आती है, तो यहाँ पर आईएनजी फॉर्म आई है, तो ये यहीं से हट गई, ठीक है। यानी कि ऑप्शन ए सही है। इट वॉज कंसीडर्ड टू बी एन इम्प्रेसिव बिल्डिंग। इसके बहुत ही अच्छे नोट्स दिए गए हैं आपको, बहुत ही ईजी वे में क्लास में भी समझाया गया है, तो ज़रूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 108 है कि मनी कॉल बिगन हिज करियर एज एन एक्टर एंड अ डायरेक्टर ऑफ शॉर्ट फिल्म बिफोर डूइंग हिज डेब्यू फीचर फिल्म उसकी रोटी। तो वो सेगमेंट बताना है जो कि गलत है ग्रामेटिकली, तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही है, क्योंकि जो बिगन है BEGAN लगेगा। क्या लगेगा? BEGAN, ओके। नेक्स्ट है 109, द फर्स्ट थिंग दे डिड वॉज टू डैश द एक्सटेंट ऑफ डैमेज डन बाय द रेन्स। रेन के बाद गवर्नमेंट क्या करती है, जब बहुत ज़्यादा रेन हो जाती है, बारिश हो जाती है, तो उसके बाद गवर्नमेंट करती है, पता लगाती है कि भाई कहाँ पर ज़्यादा डैमेज हुआ है, तो यहाँ पर असर्टेन होगा, ठीक है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। विवेक हैज़ अ स्ट्रॉन्ग रिजेंबलेंस हिज ग्रैंडफादर, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही है, टू हिज ग्रैंडफादर। खड़ी बोली हिंदी के प्रथम महाकाव्य कौन सा है? प्रिय प्रवास है, याद रखिएगा ये। प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन किस वर्ष हुआ? सन 1936 में, ओके। अलंकार के भेद बताने हैं, तो 3 भेद होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। दामिनी दमक रहे न घन माही, खल के प्रीति जथा थिर नाही। तो इसमें जो डबल मात्रा वाले शब्द होते हैं, यानी कि जो बड़ी मात्रा वाले शब्द होते हैं, चाहे बड़ा आ हो, चाहे बड़ी ई हो, बड़ा ऊ हो, तो उसमें हम 2 लगाते हैं, एस बनाते हैं उसके ऊपर, इसका मतलब होता है 2। छोटी ई की मात्रा या छोटा शब्द होने पर हम 1 लगाते हैं, इसका मतलब 1 ही होता है। जब आप इस पर लिखेंगे ये S1 तो ये 16 हो जाएंगे, यहाँ पे चौपाई बन जाएगा, ठीक है। भरत के रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? तो स्थायी भाव का उल्लेख नहीं है। पवन का शुद्ध संधि विच्छेद बताना है, तो पो धन अन पवन, ठीक है। आप बीती शब्द में समास बताना है, आप बीती में है आप पर बीती, तो ये तत्पुरुष समास है। निम्नलिखित में से कौन से शब्द में अनुनासिकता है? तो संभालना में है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगाने से बना? तो यहाँ पे भेड़। इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग की पहचान नहीं करवाता है? तो हमारा देश, ये पुल्लिंग हो गया। हमारी बोलियाँ, हमारी भाषाएं, हमारी नदियाँ, हमारा देश, ठीक है। तो ये यहीं से पता चल रहा है पुल्लिंग है। तो ये आपके 120 क्वेश्चंस थे, काफ़ी अच्छे। आप क्लासेस ज़रूर लेते रहिएगा, PDF से भी पढ़ते रहिए, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हैं सारी ही क्लासेस, बहुत अच्छी लैंग्वेज में आपको समझाई गई हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। कोई भी डाउट या सजेशन है तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।